वाला मुझे दे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से जगह जगह पे शिकस्त हुई है और अपने गढ़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोकल गवर्नमेंट जो कि बिल्कुल एक अवाम की हुक्मरानी है, वहां पर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीटें हारी हैं, जिस तरह से इंतखाबी शिकस्त हुई है और पीटीआई के मुकाबले में उसके जो ओपोनेंट्स हैं, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान की जमात जेयूआईफे और अवामी नेशनल पार्टी ने जिस तरह से रीगेन किया है, ये एक बहुत बड़ा अपसेट था, बहुत बड़ा शौक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो गढ़ जहां पे मुसलसल दो सूबाई हुकूमतें पिछले 10 साल से प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहां पे लोकल गवर्नमेंट में इतनी बुरी तरह से शिकस्त, यहां तक के बड़े बड़े जो बुर्ज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके अपने आबाई हलकों में उनके अपने रिश्तेदार या उनके अपने दिए हुए टिकटों के उम्मीदवार जो है वो हार गए हैं। मिसाल के तौर पर अली मोहम्मद खान का जो मर्दान है वो बिल्कुल वहां से क्लीन स्वीप हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान नहीं है। इसी तरह असद कैसर स्पीकर कौमी असेंबली, उनकी एक मुबैना ऑडियो भी आई थी जहां पे वो नोट के जरिए वोट की बात हो रही थी। सवाबी वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। शिबली फराज विफाकी वजीर हैं, शहरियार आफरीदी विफाकी वजीर हैं, उनका इलाका है कोहाट, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई है। यहां तक के पिशावर जो कि खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल सिटी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है, वहां से एक भी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल नहीं कर सकी। यहां तक के पिशावर का मेयर भी जेयूआईफे का बन गया है। सिर्फ यही नहीं, मर्दान में, कोहाट में और बन्नू में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मेयर नहीं बनवा सकी और यहाँ पे अपोजिशन जमातों के जो है वो मेयर बन गए हैं। तो एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आई ओपनर है कि वो सूबा कि जहां पर पिछले 10 साल से हुकूमत में है और अब 1.5 साल के बाद आम इंतखाबात होने वाले हैं, वहां पे इतनी बुरी परफॉर्मेंस, इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल उठाएंगे आज प्रोग्राम में। और फिर उसके बाद जरा जिक्र करेंगे ओआईसी कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि वहां पे अफगानिस्तान पे करारदाद तो आ गई, फलस्तीन पे करारदाद तो आ गई, लेकिन कश्मीर पे करारदाद नदारद क्यों थी। सो इन तमाम अहम तरीन मौजूआत पे बड़े अहम सवालात के जवाब लेने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं जनाब फवाद हुसैन चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि जी पीटीआई को पीटीआई ने मारा है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि केपी के लोकल गवर्नमेंट में पीटीआई को महंगाई ने मारा है? पहली बात तो ये शिकस्त तो हुई नहीं। इस वक्त जो रिजल्ट्स हैं उनमें पीटीआई ही लीडिंग पार्टी है। अलबत्ता ये जरूर है कि हमारे जो इंतखाबात हुए हैं उनमें हर हलके में 2-2, 3-3 लोग पीटीआई के इलेक्शन लड़ रहे थे और ज्यादातर जगहों के ऊपर आप देखेंगे कि या तो मतलब 18 तो आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए और ये वो आजाद उम्मीदवार हैं जो यकीनी तौर के ऊपर जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। इसके अलावा जो नंबर 2 रहे हैं बहुत सारी जगहों पे वो भी आजाद उम्मीदवार हैं और वो हैं जिनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा, जिसकी वजह से पीटीआई का काफी वोट जो है वो तकसीम हुआ है। और लेकिन बहरहाल ये तो एक गेम प्लान है और इसका हिस्सा है। हार जीत 10 साल से पीटीआई वहां पे नाकाबिले शिकस्त है, चली आ रही है और इंशाल्लाह अगले इंतखाबात में भी आप देखेंगे कि जो ट्रेंड है वो वाज़ेह तौर के ऊपर पीटीआई के हक में। साहब यही तो पॉइंट है कि पिछले 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग पेशावर से एक सीट हासिल नहीं कर सकते। पेशावर का मेयर जेयूआईफे का बन जाता है, मर्दान, कोहाट, बन्नू वहां के मेयर आप लोग हासिल नहीं कर सकते, अपोजिशन जमातें वहां का मेयर ले लेती है। फिर आपने कहा कि लीडिंग पार्टी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि इस वक्त तक जो फिगर सामने आई हैं 64 सीट्स में से 17 जेयूआईफे के पास हैं और 14 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तो लीडिंग पार्टी
JUIFA है। फिर आपने कहा कि जी पार्टी में टिकटों की तकसीम थी, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के अपने वजीर हैं, आतिफ खान हो गए, शेहराम तराकाई हो गए, शौकत यूसुफजई, बाकी लोग वो सब एडमिट कर रहे हैं कि महंगाई यहाँ का सबसे बड़ा मसला था और महंगाई की वजह से अवाम ने हमें वोट नहीं दिए। तो आपने समझते हैं कि ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झंझोड़ने के लिए काफी होनी चाहिए? आप लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, गलतियां कहां की हैं, PTI के लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए? कॉल तो खैर हर इलेक्शन अपने उसके मेरिट्स होते हैं और उसी के मुताबिक ही लड़ा जाता है और हर दफा पॉलिटिकल पार्टीज को तैयार ही रहना चाहिए। लेकिन असल जो इशू है वो महंगाई, मेरा नहीं ख्याल इस तरह से 15 में भी ना जीते जिनमें इलेक्शंस PTI जो है वो जीती है, फिर वो भी ना जीते अगर महंगाई होती। सो महंगाई का इतना मुझे नहीं लग रहा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम असल यही है कि यहाँ 2-2, 3-3 लोग अगर आप पे खड़े हो जाए एक हल्के में, जाहिर है कि फिर उसमें मसाइल जो है वो दरपेश आते हैं और यहाँ पर भी यही मसला जो है वो दरपेश आया है। लेकिन फवाद साहब, यहाँ पे सिर्फ ये एक मसला नहीं था, बल्कि जो आपकी रीजनिंग है कि एक सीट पे कई कई उम्मीदवार खड़े हो गए इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। तो मिसाल के तौर पे कोहाट की एक सीट, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी था और एक और आजाद उम्मीदवार जो PTI का ही टिकट लेना चाहता था, लेकिन दोनों हार गए। तो ये लॉजिक आपकी कोई मजबूत नजर नहीं आती। फिर यही सूरत हाल हमें पेशावर में भी देखने में आई है, मर्दान में और बन्नू में भी, कि वहां पर PTI के जो उम्मीदवार थे और वो लोग जो कि PTI के मुकाबले पे या उसकी टिकट के उम्मीदवार थे वो भी खड़े हुए थे, लेकिन वो सबके सब हार गए और सीटें वहां से ले गई या आपकी अपोजिशन की जमातें। तो ये लॉजिक भी या ये भी एक अपने आप को तसल्ली देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि एक सीट पे कई कई लोग थे, ये भी कोई ज्यादा मजबूत लॉजिक नजर नहीं आती फवाद साहब, राइट? गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है ना। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोहाट में 2 उम्मीदवार थे और दोनों उम्मीदवार इलेक्शन हार गए, तो वो इसलिए अगर आप उन दोनों की वोटें जमा कर लेंगे तो जो पहला उम्मीदवार है उससे कहीं ज्यादा है। इसी तरीके से जो पेशावर में भी जो हमारा इल्जाम लग रहा है कि जो MNAs हैं उन्होंने उस तरह से नहीं चलाई कैंपेन उम्मीदवार की जो चलानी चाहिए थी और बल्कि दूसरे उम्मीदवार की कैंपेन चलाई। तो ये अगर आप ये इसका एनालिसिस अब सही होगा जब अभी मैं इस पे काम करवा रहा हूँ कि कहाँ पे उम्मीदवार जो थे वो PTI के कितने थे और किस तरह से उनकी होती कंपोजिशन आती। तो अभी तक जो मेरा अंदाजा है उसमें बुनियादी वजह जो है वो टिकट की तकसीम है, जिसकी वजह से जो एक जिस तरीके से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई है और ये मुकामी मसाइल है। अदरवाइज PTI हैज येट अगेन प्रूव्ड कि वो खैबर पख्तूनख्वा की सबसे पॉपुलर पार्टी। आप कह रहे हैं कि अभी भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे पॉपुलर पार्टी, बावजूद इसके कि जो हाल है, सूरत हाल है, वो सब आपके सामने है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी इस बात का इदराक नहीं है, हालात खराब हैं, अवाम परेशान है, अवाम वोट देना नहीं चाहते, अवाम वोट के जरिए एक और तब्दीली ला रहे हैं या अवाम वोट के जरिए तब्दीली का एहतसाब कर रहे हैं। अभी भी तहरीक इंसाफ अपनी सतह पर समझती है कि ये मकामी मसाइल थे, टिकटों की तकसीम का मसला था, महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, अवाम के हालात खराब नहीं है। पहले से बहुत बेहतर है और पूरी अवाम जो है वो PTI के पीछे खड़ी है। और दोबारा एक और चीज भी साबित होती है कि जो डेप्थ है PTI की, आप देखें यहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग नजर ही नहीं आएगी, वो लगा ही नहीं कि वो पार्टीज है, क्योंकि जो नेशनल पार्टी है वो सिर्फ है रह ही PTI गई है। और आज पंजाब में इलेक्शन होता है, सिंध में इलेक्शन होता है, बलूचिस्तान में, हर जगह PTI को मुकामी जमातों से इलेक्शन लड़ना पड़ता है। कहीं पीपल्स पार्टी लड़ना पड़ेगा, कहीं JUI होगी, कहीं PMLN होगी, तो बहुत छोटे छोटे मुकामी ग्रुप है। बाकी सिर्फ एक जमात अगर है तो वो सिर्फ PTI है। और यहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी तो नजर ही नहीं आए पूरे इलेक्शन से। ठीक है, लेकिन जिन 17 अजला में इलेक्शन हुए हैं वो रिवायती तौर पे नून लीग या पीपल्स पार्टी के गढ़ नहीं रहे हैं, ये भी इस बात का एक दूसरा पहलू है। तो वहां पर जिन 17 अजला में हुए हैं इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के, वो रिवायती तौर पे तहरीक इंसाफ के गढ़ रहे हैं या JUIFA के, या उससे पहले ANP के हुआ करते थे। तो JUIFA ने कम बैक किया है, ANP ने कम बैक किया है, और बावजूद इसके कि ये गढ़ नहीं है दीगर अपोजिशन जमातों का, लेकिन नून लीग भी 3 सीटें हासिल करने में कामयाब हो गई है। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अपोजिशन जमातें जो है, ज़िमनी इंतखाबात हो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, कम बैक कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो इंतखाबी सियासत का दायरा कार है वो सुकड़ रहा है। मिसाल के तौर पे पंजाब आप ले लें, वहां पर अब तक जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, चाहे नेशनल के चाहे प्रोविंशियल के, वो ज्यादा सीटें नून लीग ने हासिल की हैं। फिर खानेवाल की सीट भी आप देख लें। तो आपने समझते कि ये इंतखाबी सियासत का ट्रेंड कुछ और बता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरखलाफ? मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि अगर आप जब ये कहती हैं
کہ یہ تمام علاقے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا گڑھ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاف کے پی میں الیکشن ہوا ہے وہ تو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو موجود ہی نہیں ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پارٹیاں صرف جو ہیں اپنی اپنی ریجن کی پارٹیاں ہیں، ایک ملک گیر پارٹیاں تو نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشن ابھی کھانے وال کی سیٹ پہلے بھی نون لیگ کی سیٹ تھی اور اس کے اوپر جو الیکشن ہوا ہے وہ یقینی طور کے اوپر نون لیگ نے اپنی سیٹ جیتی ہے. ابھی تک کوئی خاص ایسی مقابلہ نہیں آیا جہاں پہ پیپلز پی ٹی آئی نے اپنی سیٹ لوز کی ہو اور دی ہو سوائے ایک آدھ کے. اور اسی طریقے سے جو میرے خیال میں جو ملک گیریت ہے پارٹی کی پی ٹی آئی کی 1150 سیٹوں پہ الیکشن ہونے ہیں. پی ٹی آئی کے علاوہ پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، یہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر سکیں. سو ابھی جو میرا خیال ہے اپوزیشن کو ایک بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. ابھی وہ شروع ہوئے ہیں، شاید اگلے 10-15 سالوں میں وہ کوئی آگے خطرہ بن سکے. ابھی یہ پوزیشن پی ٹی آئی کے لیے کوئی خطرہ نہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ذرا او آئی سی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، ایک تاریخی ایونٹ تھا، پاکستان نے ہوسٹ کیا. 40-41 سال کے بعد یہ ایک غیر معمولی اجلاس ہوا ہے افغانستان کے معاملے پہ. لیکن مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، سوال یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے پہ قرارداد آ گئی، یہاں تک کہ فلسطین کے معاملے پر بھی قرارداد آ گئی، لیکن کشمیر کو نظر انداز کیوں کر دیا گیا اس فورم پر؟ ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب نے تقریر کر لی، لیکن کشمیر پر قرارداد کیوں نہیں آئی اس فورم سے؟ کے اوپر مارچ میں رکھا ہوا ہے. تو یہ جو ایک پرٹیکولر ایشو تھا وہ افغانستان کے اوپر تھا. فلسطین کے اوپر جو ریزولوشن آئی ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ صرف یہی ہے کہ جو پچھلی ریزولوشنز ہیں ان کو ریٹریٹ کیا ہے. لیکن جو کشمیر کا مدعا ہے اس کے لیے مارچ میں ایک بہت بڑا سیشن اسلامک کانفرنس کا دوبارہ ہونے جا رہا ہے. تو چونکہ وہ ایک پہلے سے طے ہے کہ کشمیر اس میں ڈسکس ہوگا تو اس لیے وہ اس مارچ کے ایونٹ کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا. تو فواد صاحب، یہ مارچ میں جو ایونٹ ہو رہا ہے کشمیر پہ، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے یا کسی اور ملک میں ہو رہا ہے؟ اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ فورم جو ہے افغانستان کے معاملے پہ تھا، لیکن اس پہ قرارداد فلسطین کے متعلق تو آئی نا. تو عرب ممالک اگر فلسطین کے حوالے سے قرارداد منظور کروا لیتے ہیں، قرارداد پیش کروا لیتے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک شہرت والا رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ، تو پاکستان کا جو اپنا ایک ریاستی انٹرسٹ ہے، یہ جو پالیسی کا انٹرسٹ ہے، وہ کیوں نہیں اپنے برادر ممالک کے ساتھ جو ہے وہ پیش کروا سکا کشمیر پہ قرارداد؟ پہلی بات تو یہ کہ مارچ میں یہ جو سیشن ہے وہ ایک او آئی سی کا، یہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین عرب کا ایشو نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ایشو ہے اور تمام مسلمان جو ہیں وہ اس کے اوپر بالکل واضح ہیں کہ وہ یہ اس کے اوپر ایک ان کی کنسرن جو ہے وہ بالکل جائز ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ ایشو ہے کہ یہ فلسطین کے اوپر ہوا اور کشمیر کے اوپر نہیں ہوا، چونکہ کشمیر کے مدعے کے اوپر ایک مارچ میں اسپیسیفک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو اس لیے اس معاملے کو مارچ تک جو ہے وہ جو ریزولوشن ہے وہ ہولڈ کی گئی. لیکن فواد صاحب، فلسطین کے معاملے پر بھی تو اسپیسیفک اور ایکسکلوسیو اجلاس او آئی سی کے ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. سو کیا وجہ ہے کہ فلسطین کے معاملے پر تو قرارداد آ جاتی ہے، لیکن کشمیر کے لیے اور فلسطین کے معاملے کے لیے ہم کسی نیکسٹ سیشن کا، نیکسٹ اجلاس کا، کسی اسپیسیفک، کسی ایکسکلوسیو سیشن کا انتظار نہیں کرتے، لیکن کشمیر پہ قرارداد کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں کہ جی مارچ میں ہو رہا ہے سو فی الحال اس کو رہنے دیا جائے. تو آپ نے سمجھتے کہ کم از کم اس ایونٹ میں ذکر تو ہونا چاہیے تھا، اس فورم پہ کشمیر کا قرارداد تو آنی چاہیے تھی. آپ ذاتی طور پہ نہیں سمجھتے کہ ایسا 3 مہینے بعد آپ نے ایک رکھا ہوا ہے سیشن اور وہاں پہ سب نے اکٹھا ہونا ہے، تو پھر 3 مہینے میں وہی درست طریقہ ہے جو کہ پہلے سے طے کیا گیا. ٹھیک ہے، چلیں آپ اپنے اسی بیان پہ قائم ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر، انفارچونیٹلی وزیر اعظم صاحب جب بھی تقریر فرماتے ہیں خاص طور پہ انٹرنیشنل فورمز پہ، وہ کسی نہ کسی تنازع کا شکار ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں متنازع بیان سامنے آ جاتا ہے. ابھی بھی جو ان کی افغانستان کے حوالے سے تقریر، اس پہ افغان سابق صدر حامد کارزائی کا جس طرح سے ریاکشن سامنے آیا ہے افغان بچیوں کی، لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جو انسانی حقوق کا ایشو ہے، یہ صرف خواتین کے حقوق کا ایشو نہیں ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق یہ کوئی سیپریٹ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے؟ اور افغان لڑکیوں کا ایشو جو کہ دنیا بھر کے لیے، خاص طور پہ عالمی برادری کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس پہ وزیر اعظم صاحب کا اس قسم کا بیان، کہ آپ نہیں سمجھتے اس بیان کو دینے سے پہلے کچھ ریویو کرنے کی ضرورت تھی؟
ہوگا جو یہ کہے کہ وزیر اعظم کا بیان جو تھا اس پہ اعتراضات ہیں، اور اس کے لیے حامد کرزئی جتنا ہی بڑا بیوقوف ہونا ضروری ہے اس طرح کا بیان دینے کے لیے، اس لیے کہ وزیر اعظم نے جو بات کہی تھی وہ ایک پس منظر اور کانٹیکسٹ بتا رہے تھے کہ جو طالبان ہے وہ تیار ہے کہ خواتین کی تعلیم کے اوپر، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو کلچرل ہماری سینسٹیوٹیز ہیں، مثال کے طور کے اوپر کہ کو ایجوکیشن نہیں ہوگی تو اس کو جو ہے وہ ملحوظ رکھا جائے. اور وہ وزیر اعظم بتا رہے تھے کہ ہر سوسائٹی کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے اور اسی کے مطابق ہی بات چیت جو ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے، اور ایسے انسسٹ نہیں کرنا چاہیے جو ہم کر نہ سکیں، وہاں پہ امپوز نہ کر سکیں. تو حامد کرزئی اگر اتنے عقل مند ہوتے تو آج افغانستان کی یہ حالت نہ ہوتی، اور اگر حامد کرزئی نے اپنی ذمہ داریاں صحیح ادا کی ہوتی تو آج افغانستان کے لوگ یوں در بدر نہ ہوتے جس طرح سے وہ در بدر ہیں، اور آج پھر پاکستان کو ہی ان کا سہارا بننا پڑ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ اس بیان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. فواد شاہ صاحب، لاسٹ کوشچن. افغان طالبان کی خواہش تھی، امید تھی کہ انہیں OIC کی سطح پہ کم از کم جو ہے تسلیم کیا جائے گا ان کی حکومت کو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ ان کو تسلیم کرنے کے لیے تو تھی نہیں. آپ کو جو پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر جو لوگ جیسے امریکہ جیسا جو ملک ہے جو ریلکٹنٹ ہے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے اوپر، وہ ایسا کرے کہ حکومت کو اور طالبان عوام کو اور طالبان حکومت کو علیحدہ علیحدہ دیکھے. جو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک آپ کو موقع ملے گا کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں گے اور اس سلسلے میں ایک جامع پالیسی بنائی جا سکے گی، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو کمپلیکسٹیز ہیں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی وہ بھی آڑے نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. فواد حسین چودھری صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات، پروگرام میں خاص طور پہ گفتگو کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خیبر پختونخوا میں تو صورتحال سامنے آ گئی، لوکل گورنمنٹ کی، پاکستان تحریک انصاف کی. پنجاب میں کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، اسی سارے ٹرینڈ کو لے کے اس حوالے سے بات کریں گے. گورنر پنجاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. جی، اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر مرکزی سرکردہ شخصیت، پنجاب کے گورنر ہیں جناب چودھری محمد سرور صاحب. ابھی حال ہی میں برطانیہ کا اپنا بڑا کامیاب دورہ مکمل کر کے آئے ہیں، لیکن آج جس طرح سے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے سچویشن بہت ڈیمنگ، بہت خطرناک قسم کی نظر آئی ہے. انتخابی سیاست میں لوکل گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو جگہ جگہ شکست ہوئی ہے، تو پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسی طرح کی پریڈکشن کی جا رہی تھی، تجزیہ کاروں کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ وہاں پر بھی کنڈیشن کچھ اچھی نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کے لیے. سو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاست، خاص طور پہ انتخابی سیاست کے چیلنجز کیا ہیں، یہ جانیں گے جناب گورنر پنجاب صاحب سے. اور اس وقت ملکی سیاست کا جو منظر نامہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے آگے کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں. نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ پھر جو ہے واپس اپنی فارم میں آ گئے ہیں، نہ صرف سیاست میں بلکہ انتخابی سیاست کے حوالے سے بھی. کتنا بڑا خطرہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور آپ نے دورہ برطانیہ کے دوران گورنر پنجاب صاحب کی کچھ کھری کھری باتیں بھی سنی ہوں گی، کچھ بیانات بھی ان کے IMF کے حوالے سے اور اپنے عہدے کے حوالے سے. تو سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں جناب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب سے. السلام علیکم چودھری محمد سرور صاحب، بہت شکریہ آج پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت مبارکباد، آپ نے برطانیہ کا بڑا زبردست، بڑا کامیاب دورہ کیا. پاکستان کی جو مختلف پالیسیز ہیں ان کو آپ نے بڑے زبردست انداز میں برطانیہ اور پورے یورپ میں جو ہے اجاگر کیا. لیکن آج چونکہ چودھری صاحب خیبر پختونخوا کا جو محاذ ہے وہ بڑا گرم ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتنا بڑا اپ سیٹ، ایک تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اور KP میں پاکستان تحریک انصاف کا برا حشر دیکھنے کے بعد کیا آپ کو پنجاب کے لیے بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پر جب بھی لوکل گورنمنٹ ہوئے تو اس سے زیادہ مار پڑ سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ گریدہ، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دورہ برطانیہ کے کامیاب دورے کے حوالے سے بات کی ہے.
ये दौरा बहुत अहम था, जी। क्योंकि बरतानिया की पार्लियामेंट में, बरतानिया की सियासी जमातों में और वहाँ के थिंक टैंक्स में अफगानिस्तान का इशू जो था उसके बारे में लोग जानना चाहते थे। उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में जानना चाहते थे। तो बाकी हमारे जो जीएसपी के हवाले से आपको मालूम है कि अब बरतानिया जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं रहा, तो ट्रेड के हवाले से उनसे बात करनी थी, यूके एड के बारे में करनी थी। तो माशाल्लाह सारी जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है वो बड़े अच्छे तरीके से बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने सुना और मुझे बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह हमने अपना मैसेज जो है उन तक पहुंचाया। तो आपने जो बात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से की है, यकीनी तौर पर ये एक सेटबैक है। जो रिजल्ट हम तवक्को कर रहे थे वो रिजल्ट जो है वो नहीं आए हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप जब भी किसी चीज में आप नाकाम होते हैं या आपको शिकस्त होती है तो यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो हमें, मेरा ख्याल है कि इसमें पूरा इसका हमें जो है पोस्टमार्टम करना होगा कि क्या चीजें हैं कि इन स्पाइट कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में 100% आबादी को जो है हेल्थ कार्ड दिया है, जिसमें आम गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर उनके खानदान का कोई फर्द बीमार हो जाए तो उनके पास पैसे नहीं होते, वो अपनी जमा पूंजी सारी बेच देते हैं, अपने घर फरोख्त कर देते हैं, अपनी ज्वेलरी औरतें बेच देती हैं कि वो लोगों का अपनी खानदान में इलाज करवा सकें। तो सारा वो तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, उन सब के इलाज जो हैं फ्री हो रहे हैं। फिर मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ है, तकरीबन 250 अरब रुपया वेलफेयर स्टेट के तौर पर जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर हैं या डिजर्विंग हैं उनको दिया जा रहा है। फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उनमें भी 30% डिस्काउंट जो है, जो 30-40 हज़ार की सैलरी से कम के एम्प्लॉइज हैं उनको दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें दी जा रही हैं। तो हमें ये सोचना है कि क्या वजह है कि हमारा मैसेज जो है, हम जो मार्केटिंग जो है अपनी अचीवमेंट्स की क्यों नहीं कर सके हैं। क्या जब हमने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की है उसमें हमने कोई गलतियां की हैं, या हमने ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इतना मजबूत जितना बनाना चाहिए था नहीं बनाया है, या इसमें महंगाई जो है उसका कितना अमल दखल है। देखिए जो महंगाई पाकिस्तान में है, अब ये हमारी हुकूमत का कसूर तो नहीं है कि अगर LNG की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और महंगाई के असरात पूरी दुनिया में है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टाइम है, और ये सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर की हुकूमतों के लिए चौधरी साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी बात काट रही हूँ, आप बात जवाब अपना मुकम्मल जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बयानिए को कि जी महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है दुनिया भर में है, और इमरान खान साहब वजीर आजम साहब बार बार कहते रहे हैं कि जी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन अब महंगाई की वजह से ही खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है लोकल गवर्नमेंट ने। तो इस नैरेटिव को लग ये रहा है कि कम से कम केपी के अवाम जो है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। देखिए जब महंगाई होती है एक गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका घर जो है चूल्हा जले, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी जो है दे सके, उसके बाद वो बच्चों की फीसें जो है अदा कर सके, बच्चों के कपड़े अदा कर सके। फिर उसके बाद आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, गैस के बिल हैं। तो यकीनी तौर पर ये कोविड-19 की वजह से एक हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान के अवाम के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मुश्किल तरीन वक्त है, जिसको इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जितना भी ईज हम कर सकते हैं, कितनी उनकी मुश्किलात में कमियां ला सकते हैं, उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन डेफिनेटली वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, क्योंकि अब पंजाब में भी इलेक्शन होने वाले हैं और हमें खैबर पख्तूनख्वा के जो रिजल्ट्स हैं उनके सबक सीखना है। और जो गलतियां अगर, क्योंकि मैं तो KPK के हवाले से ज्यादा तफसील के साथ नहीं बता सकता, लेकिन यकीनी तौर पर हम पंजाब के जो पॉलिटिशियंस हैं हम ये जानना चाहेंगे कि इस जो रिजल्ट्स हैं इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या हमसे गलतियां हुई हैं,
क्यों हम अपना जो पॉजिटिव मैसेज जो है लोगों तक पहुंचा नहीं सकेंगे, ताकि वो गलतियां हम पंजाब में रिपीट जो है वो ना करें, पंजाब में रिपीट ना हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नर साहब आपके नजदीक आपका सियासी तज्जिया, आपकी एक बहुत तवील जो है सियासी सफर है, आपका तजुर्बा है आपका, तो आपके नजदीक खैबर पख्तूनख्वा में क्या वजह हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इंतहाई बुरी शिकस्त की लोकल गवर्नमेंट में? देखिए जी, मैं चूंकि वहाँ के मैं तो बहुत कम जो है KPK में गया हूँ, तो वहाँ के हालात और वाक़यात को मैं नहीं जानता, लेकिन पंजाब में अगर आप मुझसे पूछें कि हमारे क्या चैलेंजेस हैं, कहाँ थिंग्स राइट डायरेक्शन जा रही हैं, कहाँ हम समझते हैं कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो जब वहां पर पोस्टमार्टम होगा, जब वहां पर वो अपनी रिपोर्ट कंपाइल करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को देंगे, पार्टी की सेंट्रल कमेटी को देंगे, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वजूहात हुई हैं। इसमें एक तो मैं समझता हूं कि जो टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो पॉपुलर पार्टी होती है उसके टिकट लेने के लिए लोग जो हैं ज्यादा होते हैं, और आप ज्यादा लोगों को टिकट नहीं दे सकते, टिकट तो एक ही इंसान को देना होता है, तो जिनको टिकट नहीं मिलते वो रिवॉल्ट करते हैं, वो फिर आपकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये एक पॉपुलर पार्टी को एक नुकसान जो है वो ये भी फेस करना पड़ता है। लेकिन चौधरी सरवर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में ज्यादा जो है वो आप इस वक्त गिरफ्त नहीं रखते पंजाब के हवाले से, लेकिन एक फैक्ट तो है कि पेशावर में मिसाल के तौर पे पेशावर की पूरी तहसील में एक भी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी टिकट लेने के जो बाकी उम्मीदवार थे उनको हासिल नहीं हुई, और वहां से मेयर भी जो है वो मौलाना फजल रहमान की जमात का बन गया है। लेकिन पंजाब में आप समझते हैं कि इस किस्म की सिचुएशन है, क्योंकि पंजाब में भी जो हालिया ट्रेंड ज़िमनी इंतखाबात का नजर आ रहा है, मुस्लिम लीग नून जिस तरह से रीगेन कर रही है, पीपल्स पार्टी रीगेन कर रही है, पिछले 3 सालों के दौरान जितने भी ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हुए हैं, चाहे प्रोविंशियल के चाहे नेशनल के, वो ज्यादा सीटें नून लीग ने हासिल की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेकंड नंबर पर रही है, यहां तक कि PTI की 3 सीटें पंजाब में जो है वो नून लीग लेके चली गई। तो ये ट्रेंड क्या लोकल गवर्नमेंट के लिए आपने समझते एक तशवीश की बात होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? और पंजाब में फिर क्या चैलेंजेस होंगे? महंगाई तो यहां पर भी प्रिवेल कर रही है, टिकटों की तकसीम वगैरह के हवाले से। देखें, ये जो हमारा KPK है, ये हमारा स्ट्रांग होल्ड था, और हम ये समझते थे कि पंजाब की निस्बत हमारी सियासी पोजीशन जो है वो KPK में ज्यादा मुस्तहकम है। तो जाहिर है कि वहाँ के रिजल्ट जो हैं हमारे लिए बहुत तशवीशनाक हैं, और पंजाब में हमें KPK से भी ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। लेकिन देखें, असल बात यह है कि पंजाब में हमेशा से 2 पार्टियां जो हैं वो रही हैं, वो मुस्लिम लीग नून थी और दूसरी पीपल्स पार्टी थी। तो जब हमारी पार्टी बरसर इक़्तिदार आई है, हमारी पार्टी के वोट हमें मिले हैं, तो ज्यादातर वोट जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में स्विच हुए थे। तो अब एक तो हमारे लिए चैलेंज ये है कि अगर पीपल्स पार्टी यहाँ पर रिवाइव करती है, तो जाहिर है कि जो वोट पीपल्स पार्टी का हमने लिया था वो हमें खतरा है कि वो हमारा वोट जो है वापस पीपल्स पार्टी को ना जाए। एक तो हमारा ये मैं समझता हूँ एक चैलेंज है, क्योंकि जो भी वोट हमारा जाएगा उससे फायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि हमें वोटर जो है जिन्होंने हमें वोट दिया वो ज्यादातर पीपल्स पार्टी के लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में कामयाब जो है वो किया था। दूसरा मैं समझता हूं कि महंगाई हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए हमें कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ताकि आवाम को जो महंगाई की वजह से हमसे शिकायत हैं उन शिकायत को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। और फिर हमें अवेयरनेस कैंपेन भी एक चलानी होगी, लोगों को बताना होगा कि महंगाई की जो वजूहात हैं वो क्या हैं, किन की वजह से महंगाई जो है हो रही है। लेकिन मेरे अपने ख्याल में जो चीजें जिन पे हमें अपनी तवज्जो जो है मरकूज करनी चाहिए, गुड गवर्नेंस पे हमें तवज्जो जो है सबसे ज्यादा देने की जरूरत है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि महंगाई एक तो इंटरनेशनल वजूहात भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही महंगाई का ताल्लुक गुड गवर्नेंस से भी होता है। जब गुड गवर्नेंस देखें, जो चीज हमारा फार्मर 100 रुपए में प्रोड्यूस करता है तो वो कंज्यूमर को जाके 200 रुपए में मिलती है। लेकिन अगर आप इंडिया देख लें, बरतानिया देख लें, कि जो चीज हम मैन्युफैक्चरर से या फार्मर से
100 रुपए में खरीदते हैं, होलसेलर ज्यादा से ज्यादा उस पर 5 या 6% प्रॉफिट कमाता है। उसके बाद जब रिटेलर के पास जाता है तो वो 20% पैसा कमाता है। तो वो जो चीज 100 रुपए में फार्मर या मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है वो वहां पर मैक्सिमम 125 या 130 रुपए में बिकती है। लेकिन पाकिस्तान में जब चीज मैन्युफैक्चरर के पास से निकलती है या फार्मर से आती है तो उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि गल्ला मंडियों में क्या हो रहा है, सब्ज मंडियों में क्या हो रहा है, मिडल मैन जो है वो कौन कमा रहा है, स्टॉकिस्ट जो है किस तरीके से लोगों को जो है उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी अपनी जो है वो बढ़ा रहे हैं, शॉर्टेज किस तरीके से पैदा की जाती है और फिर नफा कमाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पे एक बहुत बड़ी सोच की जरूरत है और हुकूमत को इस पे वाज़ेह स्ट्रेटजी और मौक़िफ़ जो है इख्तियार करना पड़ेगा। यानी कि गवर्नर साहब आप तस्लीम कर रहे हैं आम इंतखाबात से जो कि आईनी मुद्दत 2023 की है उससे कम 1.5 साल पहले कि पंजाब में गुड गवर्नेंस नहीं है, पंजाब में बैड गवर्नेंस है, यानी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब में गुड गवर्नेंस नहीं है, पंजाब में बैड गवर्नेंस है। गवर्नर साहब नहीं, मेरा ख्याल है ये आप मेरे तज्जियों को सिर्फ गरीदा आप उल्टी तरफ ले गई हैं। मेरा कतन ये मतलब नहीं है कि बुज़दार साहब की गवर्नमेंट या नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि आपने फरमाया तो गवर्नर साहब आपने फरमाया तो कि गुड गवर्नेंस, मेरी बात आपने फरमाया तो कि गुड गवर्नेंस। बरतानिया जैसे मुल्क में भी लिसन बरतानिया जैसे मुल्क में, अमेरिका जैसे मुल्क में, यूरोपियन ममालिक में भी हम हमेशा कहते हैं कि गवर्नेंस जो है उसको बेहतर करना है, हमने गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है। तो ये इम्प्रूवमेंट की बात का मतलब ये नहीं है कि गुड गवर्नेंस जो है वो नहीं है। देखें, असल बात एक हमारा जो प्रॉब्लम है गरीदा वो हमारे जो बदकिस्मती से मीडिया भी है। आप देख लें कि कल मैं समझता हूं कि एक हिस्टोरिक जो है वो OIC की कॉन्फ्रेंस हुई है 40 साल के बाद, जिसमें कि हमारे अफगानिस्तान भाइयों के बारे में OIC ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है, स्पेशल एनवाय उन्होंने तयन किया है, ट्रस्ट फंड उन्होंने उनके लिए जो है कायम किया है। तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। लेकिन मैं नहीं देखता कि मीडिया में आपने भी, मेरा तवक्को ये थी कि आपका पहला सवाल जो है मुझसे होगा कि OIC में बड़ी कामयाबी है, गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर या शाह महमूद कुरैशी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो आप भी अगर थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो इससे भी हमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ठीक है गवर्नर पंजाब साहब, यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। हम आज खुसूसी इंटरव्यू कर रहे हैं प्रोग्राम में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का। वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। OIC में ठीक है आपने अफगानिस्तान के मसाइल की बात कर ली, यहां तक कि आपने फलस्तीन के मसाइल की बात कर ली, फलस्तीन की करारदाद पेश हो गई, लेकिन कश्मीर पे ना बात हुई ना करारदाद पेश हुई। ये भी तो मामला है ना गवर्नर साहब, फरमाइए। देखें, एक तो पहली बात यह है कि हमें ये बात समझने की जरूरत है कि पीसफुल एंड स्टेबल अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अहम है। और आज जो हमारी महंगाई की सूरत हाल है या हमारे आज जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो चैलेंजेस हैं, उनका बहुत से का ताल्लुक जो है अफगानिस्तान से है। वज़ीर आज़म की तकरीर में तो जिक्र था, लेकिन एक फोरम पर बावजूद इसके कि फोरम अफगानिस्तान के लिए इकट्ठा हुआ था, लेकिन फलस्तीन पे करारदाद आ गई बट कश्मीर पे करारदाद नहीं आ सकी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप जो पंजाब के चैलेंजेस की गवर्नर से बात कर रहे थे, तो यही एक ऐसा बयान आपने अपने दौरा बरतानिया के दौरान भी दिया। आपने कहा कि जी IMF ने इस कर्ज के बदले, इस पैकेज के बदले हमारा सब कुछ रख लिया है, यानी कि सब कुछ हमारा जो है वो IMF के पास गिरवी हो गया है। तो यानी कि हालात इतने खराब हैं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इंतहाई मुखलिस रहनुमा हैं और बड़ी जबरदस्त तजावीज देते हैं, वो भी घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं कि जी IMF के इस पैकेज के बदले आगे मजीद तूफान आएगा, फिर इसका इम्पैक्ट आपको पंजाब में भी तो झेलना पड़ेगा। लोकल गवर्नमेंट वो जब भी होते हैं पंजाब में। गरीदा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरी कोई आधे घंटे से ज्यादा स्पीच थी और जो IMF का जिक्र था वो 30 सेकंड का था और उसका जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट ये है कि मैं ये बात कह रहा था वहां पर कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान को $30 बिलियन सालाना पैसा पाकिस्तान को भेजते हैं, जो कि लोन भी नहीं है, वो पैसा हर साल
जो है ज़र मुबादला हमारे पास आता है। लेकिन उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो प्रॉब्लम हैं, उनके घरों पे कब्जे हो जाते हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं, उनके कारोबार जो हैं उनको जो है लोग जो हैं काबिज हो जाते हैं, फिर जब वो आते हैं तो उन पे FIR दर्ज होती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को उनको ड्यू रिस्पेक्ट दे दें, उनकी हम प्रोटेक्शन उनको दे दें, उनकी जो कब्जे हैं उनको वागदाज करवा दें, तो फिर हमें IMF के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम 2 बिलियन दे के लेके 15 टाइम्स मोर ओवरसीज पाकिस्तानी हमें भेजते हैं, उनसे हमने $2 बिलियन लेना है, वो भी लोन लेना है 1 साल का, और ओवरसीज पाकिस्तानी $30 बिलियन जो है हमें भेज रहे हैं। तो मैंने कहा इतनी कड़ी शरायत हम एक्सेप्ट करते हैं IMF के लिए, तो क्यों ना हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को और इज्जत दे दें, उनको मोटिवेट कर दें, तो फिर हमें IMF और इन अदारों के पास जाने की जो जरूरत है वो नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन बहरहाल ये आपको एहसास तो डेफिनेटली इसका है कि IMF के इस पैकेज की वजह से पाकिस्तान में महंगाई मजीद से मजीद बढ़ती जा रही है और अगले 1.5 साल फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ही उसका अवामी भी और सियासी भी और इंतखाबी भी बोझ उठाना पड़ेगा। आपने अपने दौरे बरतानिया में ये भी फरमाया एक जगह पर, जो कि ज़ाहिर है एक बड़ा फिर तनाज़ा भी खड़ा हो गया कि चौधरी सरवर साहब शायद एक बार फिर, क्योंकि जब आप नून लीग के साथ थे, जब आप गवर्नर थे, वहां पर भी आपको यही शिकवा था कि आपके पास इख्तियारात नहीं हैं। तो अभी भी आपने कहा कि मुझे साइडलाइन कर दिया गया है और ओहदा बिल्कुल ऐसा दे दिया गया है कि नुकड़े ला देता है मैंने। तो ये बात ये है कि मैंने अगेन मैं उसको भी जरा क्लैरिफाई कर दूं, अच्छा आपने ये सवाल कर लिया। बात ये हो रही थी कि जो पार्टी में जब आप होते हैं तो आप पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। तो मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर था जी, एंड आई वाज एंजॉयिंग माय जॉब देयर। तो पार्टी ने फैसला किया कि आपने गवर्नर बनना है, तो मैंने पार्टी के फैसला जो है उसको एक्सेप्ट किया। तो अब ये जो नाराजगी वाली बात जो है वो कतन नहीं है। ठीक, तो यानी कि गवर्नर साहब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आपको कम से कम ये जरूर महसूस होता है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मुद्दत है खत्म हो रही है, उसके करीब 1.5 साल बाकी रह गया, 1.5-2 साल, आपको ये महसूस जरूर होता है कि इन 3-3.5 सालों में आपकी जो सलाहियतें हैं, आपका जो तजुर्बा है सियासत का, उससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ ज्यादा फायदा हासिल कर सकती थी, लेकिन नहीं किया गया इन पिछले 3-3.5 सालों में। आपको ये महसूस होता है गवर्नर साहब? गिरिजा ये कहना देखें मेरे लिए, देखें जो मैं तो ये जानता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी चैलेंज मुझे दिया है, जब मैं लेबर पार्टी में था या जहां कहीं भी था, बिजनेस में था, तो अल्लाह ताला की मदद से उस चैलेंज पे मैं हमेशा पूरा उतरा हूं। तो यानी कि आप समझते हैं कि बावजूद आपकी इतनी सलाहियतों के, आपके इतने ताल्लुकात के, आपकी इतनी इज्जत एहतराम है, 3 सालों में 3-3.5 सालों में उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया आपका जो पोटेंशियल है, राइट गवर्नर साहब? क्विकली देखिए, मैं यूनिवर्सिटियों का माशाल्लाह आपको मालूम है कि ये चैलेंज मेरे पास था। हमने तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर मेरिट पे लगाए हैं और आप में फख्र होना चाहिए कि अब पाकिस्तान की और पंजाब की यूनिवर्सिटियां दुनिया की 500 जो टॉप रैंकिंग है उनमें आ रही हैं। पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट माशाल्लाह हम तकरीबन 15 मिलियन लोगों को अगले चंद महीनों में पानी साफ प्रोवाइड कर देंगे, तो इंशाल्लाह डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, इनका आज खुसूसी इंटरव्यू कर रहे थे हम प्रोग्राम के लिए। गवर्नर साहब ने अपनी बेइंतहा मसरूफियात में से वक्त दिया है, कहीं उनको जाना भी था, वरना उनसे सवाल जवाब कुछ मजीद भी रहते हैं। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आज सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।